नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको दिखाएंगे, साथ ही उन खबरों के मायने भी बताएंगे। बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया गया है। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने के समय में भी बदलाव किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसे 10 दिनों के लिए बढ़ाकर 25 मई तक किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ बैठक किए थे और उन्होंने अपने ट्वीट के द्वारा इसकी जानकारी भी दी है कि 16 मई से 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित किया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी ब्याह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अब तक शादी समारोहों में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन डीजे और बैंड बाजे पर पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा। शहरी क्षेत्रों में दुकान खुलने का समय अब सुबह 7 से 11 बजे के बजाय सुबह 6 से 10 बजे तक ही होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुलने का समय रहेगा। ये तय माना जा रहा था कि राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। मृतकों की तादाद को देखें तो रोज आंकड़े 50 के पार ही रह रहे हैं। हालांकि कोरोना के केस घटने तो शुरू हुए हैं, लेकिन रोज मिलने वाले पॉजिटिव केस की तादाद अभी भी 10,000 के आसपास है। निश्चित रूप से देखिए, ये एक अच्छा संकेत है। हम लोग तो मर्माहत हैं, हमारे कई बिहार के लोग काल कलवित हो गए, लेकिन जो लॉकडाउन का जो निर्णय लिया गया उसका एक अच्छा परिणाम दिखना प्रारंभ हो गया है। और इसी आलोक में जो राय बनी है कि इसको विस्तारित करके 25 मई तक हम इस का जो संक्रमण को रोकने में सफल हो। बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन है। 5 मई को ये लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को थामने में लॉकडाउन काफी हद तक मददगार साबित हुआ है। लॉकडाउन के बाद नए संक्रमितों की संख्या घटी है। संक्रमण दर घटने के साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ा है। रिकवरी रेट फिलहाल 83.43% है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। शादी समारोह में 50 के बजाय अब 20 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत है। ये 15 मई से ये नए नियम लागू हो जाएंगे और पहले ही की तरह डीजे बैंड बाजा पर प्रतिबंध रहेगा। शहरी क्षेत्रों में दुकानें खुलने का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे के बजाय अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकान खुलने का समय निर्धारित किया गया है। और जरूरी है कि लॉकडाउन के नियमों को हम सख्ती से पालन करते रहें ताकि संक्रमण की रफ्तार यूं ही कमजोर होती रहे। और इस वक्त एक बड़ी खबर ये राहत की खबर है, ये क्योंकि लॉकडाउन का असर भी दिख रहा है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आ रही है। लगातार 24 घंटे में राज्य में 7,752 कोरोना मरीज मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 96,277 पहुंच गई है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या में भी कमी आ रही है। 24 घंटे में कुल 97,664 सैंपल की जांच हुई है। अब तक कुल 5,30,314 मरीज ठीक हुए हैं। बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 84.15% है। तो खबर समझिए कैसे लॉकडाउन के बाद लगातार पॉजिटिव केस कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं 11 मई का आंकड़ा। देखिए कैसे कम होते जा रहे हैं आंकड़े। 11 मई को 10,920 नए केस मिले थे, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 13,852 थी। रिकवरी रेट था 82.77%। इसके बाद 12 मई को मिले 9,863 कोरोना पॉजिटिव केस। साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 99,623 हो गई। रिकवरी रेट बढ़कर 83.43% हो गया। इसके बाद पिछले 24 घंटों में बिहार में 7,752 कोरोना मरीज मिले और रिकवरी रेट 84.15 हो गया। यानी धीरे धीरे ही सही कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन कोई भी ढिलाई अभी
मुश्किल बढ़ा सकती है, इसलिए जरूरी है कि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मामले पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते के भीतर एनएचएम कर्मियों की मांगों को पूरा करने का निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट के नोटिस के बाद बिहार राज्य संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ ने हड़ताल खत्म कर दिया है। हाईकोर्ट ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को जायज बताया है। साथ ही सरकार को आदेश दिया है कि इनकी मांगों को अगले 4 हफ्ते के भीतर पूरा किया जाए। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के सभी 27,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी कल से होम आइसोलेशन में चले गए थे, जिसके बाद राज्य में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बन गई थी। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। बुधवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। तो खबर समझिए, काम पर लौटे बिहार के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी। ये एक राहत की खबर। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद एनएचएम कर्मियों ने हड़ताल खत्म की है और पटना हाईकोर्ट ने एनएचएम कर्मियों की मांगों को जायज भी बताया है। हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है मांगे पूरी करने का। कल से होम आइसोलेशन में सभी 27,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी चले गए थे, तो मरीजों के लिए कम से कम यह राहत की खबर। देश में लगातार कोरोना का टीकाकरण हो रहा है। इस टीकाकरण के बीच सरकार ने कोविशील्ड की 2 डोज के बीच के अंतर को बढ़ा दिया है। साथ ही सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि अगले हफ्ते से कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन भी लोगों के लिए उपलब्ध होगी। कोरोना से जंग के बीच सरकार ने कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के अंतर को बढ़ा दिया है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ते का होगा। फिलहाल कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 6 से 8 हफ्ते का अंतराल रहता है। दिसंबर का वैक्सीन है ये। रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। दरअसल कोविशील्ड के 2 डोज में अंतर बढ़ाने की सिफारिश नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI ने की थी, जिसे सरकार ने मान लिया। इस फैसले के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ स्पुतनिक टीका भी अगले हफ्ते से लोगों के लिए उपलब्ध होगा और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर रूस की कंपनी देश में ही इस टीके का उत्पादन करेगी। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। जाहिर है कोरोना से लड़ने में देश के पास 3 हथियार होंगे। इस बीच बता दें कि देश में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने पाबंदियों की अवधि बढ़ाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में 1 जून सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिहार में लॉकडाउन को अब 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड में भी 27 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। बता दें, देश के 18 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जबकि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। आइए अब जान लीजिए देश भर में बुधवार को कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोगों ने कोरोना को मात दे दी। देश में 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 4,126 लोगों की जान चली गई। वहीं 24 घंटे में 3,52,000 संक्रमित स्वस्थ भी हो गए। यानी स्थिति वही है और इससे बचने का इलाज टीकाकरण और दूसरा सावधानी बरतना है। इसलिए टीका लगने तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए और मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इस खबर को समझिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्होंने कोविशील्ड का पहला डोज ले लिया है। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का अब ये गैप बढ़ गया है। अब 12 से 16 हफ्ते के अंतराल में दूसरी डोज लगेगी। यानी पहली डोज आपने ले ली तो उसके 3 महीने, करीब 3 महीने बाद ही आप दूसरा डोज लें। और फिलहाल कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अभी जो है 6 से 8 हफ्ते का अंतराल रहता है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI ने यह सिफारिश की थी। स्पुतनिक टीका भी अगले हफ्ते से लोगों के लिए उपलब्ध होगा। यह एक अच्छी खबर है, यानी तीसरी वैक्सीन भी अब देश में लोगों को लगने लगेगी। आगे बढ़ते हैं। मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। हर आदमी यह जानना चाह रहा है कि आखिर बाढ़ और कोरोना काल में एक मसीहा की तरह लोगों की मदद करने वाले पप्पू यादव को क्यों और किस मामले में गिरफ्तार किया गया। जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी। मामला 32 साल पुराना है। इस अपहरण की पटकथा मुरलीगंज के इसी केपी कॉलेज में लिखी गई थी। कथित तौर पर अपहरण की पटकथा पप्पू यादव ने लिखी थी। पप्पू यादव अपने एक साथी के प्रेम विवाह से नाराज थी। इसे लेकर इसी केपी कॉलेज के मैदान में दोनों में विवाद हुआ था। बातों बातों में पप्पू यादव ने इसी मिडिल चौक से अपने 2 साथियों को गाड़ी में बैठाकर अगवा कर लिया। 2 दिन बाद उन्हें छोड़ भी दिया, लेकिन थाने में केस दर्ज हो चुका था। 32 साल पहले जिस शैलेंद्र यादव ने अपने साथियों के अपहरण की सूचना पुलिस को दी, वो भी मानते हैं कि वो एक गलतफहमी थी। तो हमको हुआ मतलब यह किडनैपिंग मामला है, किडनैपिंग कर लिया। हमने जाके थाना में सूचना दे दिया। इस सूचना के दौरान मतलब फिर पुनः 2 रोज के बाद ये सब उमा यादव और राम कुमार यादव फिर पुनः लौट आया। मतलब पता चला कि यह मजाक था। इस केस के गवाह रह चुके कृत्यानंद यादव का कहना है कि आपसी विवाद में अपहरण की वो घटना हुई थी, जिसमें बाद में दोनों पक्षों में मेल मिलाप हो गया। दोनों के बीच में आपस में बैठ करके और कोर्ट में जा करके जो है सो मेल पिटीशन लगाया गया। एक नहीं 2 बार कोर्ट में मेल पिटीशन लगाया गया। और हाथ की कहानी नहीं है, या 30, 32, 34 साल पूर्व की कहानी है। और इसके बाद भी आज तक हम लोगों को ये पता भी नहीं था कि जो केस अभी तक वो पेंडिंग चल ही रहा। 32 साल पहले जिस समय अपहरण की ये घटना हुई, उस समय केपी कॉलेज के प्रोफेसर रहे नागेंद्र यादव कहते हैं कि ये मामला तो उसी समय खत्म हो चुका है और इसे फिर से जिंदा करना गलत है। यह आश्चर्य का विषय है कि कोरोना काल में जो अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे और उन्हें इस प्रकार से अरेस्ट कर लिया जाना, यह दुखद है। तो 32 साल पुराने अपहरण के मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। 32 साल पहले 2 छात्रों का अपहरण हुआ था। साथी के प्रेम विवाह से नाराज थे पप्पू यादव, और पप्पू यादव ने मुरलीगंज के केपी कॉलेज में उस वक्त अपहरण की पटकथा लिखी थी। अपहरण के 2 दिन बाद फिर छोड़ भी दिया गया था दोनों छात्रों को। और आज आपने सुना रिपोर्ट में वो ही कह रहे हैं कि तभी मामला सब कुछ सेटल हो गया था। लेकिन 32 साल बाद पुलिस ने अब उस मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी में कोरोना टीका संजीवनी बन चुका है। लोग टीके के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों को इंतजार से बचाने के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। ना भीड़ भाड़, ना लंबी कतार, बिल्कुल नहीं करना है इंतजार। गाड़ी में बैठे बैठे ही लीजिए टीका। सुपर फास्ट ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन। ओडिशा के भुवनेश्वर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कमाल की साबित हो रही है। लोगों में टीका केंद्रों पर भीड़ भाड़, लंबा इंतजार और लंबी कतार के डर को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन ने जड़ से खत्म कर दिया है।
साथ ही वैक्सीनेशन भी सुपर फास्ट स्पीड से होता है। आमे ड्राइव इन कैंप टी करिछु एवं आजि आमे 400 लोकंगर स्लॉट छाड़ीथिलु काली 5टा बेले ओपन होइतिला एवं गोटे घंटा मध्य रे ता कंप्लीट हो जाइतिला। पूरा डिटेलिंग चेक करछु हम स्टाफ अछि स्टाफ संगे आमे बीएमसी टीम संगे काम करूछु और जेते हेई पारे चेष्टा करछु सेवा कर। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया है। 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के साथ भारत दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन करने वाला देश है और इसमें ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंपेन मील का पत्थर साबित हो रहा है। सुविधा एटा हमको वेट करबा पड़ने। प्रथम थरे मु फर्स्ट डोज नहीं थिली मोते 1.5 घंटा वेट करबा पड़िथिला। पूरा भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में सेल्फ लॉकडाउन, कोरोना गाइडलाइंस का पालन और टीकाकरण कोरोना से बचने में सबसे कारगर है। कोरोना को हराने में आप भी भागीदार बने और कोरोना टीका जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो भुवनेश्वर में आपने देखा ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू हुआ और इस अभियान से सुपरफास्ट स्पीड से वैक्सीनेशन भी होता है और दूसरी बड़ी बात कि दूरियां भी रहती हैं, भीड़ भाड़ भी नहीं रहती है। 1 घंटे के भीतर ही 400 लोगों को टीका लगा इस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन से और इस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन ने टीका केंद्रों पर भीड़ भाड़, लंबा इंतजार कम किया। दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन करने वाला देश भारत बन गया है। गुजरात के कई पुलिस अफसर आजकल डॉक्टर की भूमिका भी निभा रहे हैं। कोरोना काल में डॉक्टर की कमी के चलते मेडिकल बैकग्राउंड वाले अफसरों को मेडिकल सहयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेहसाना जिले के एक अस्पताल में पीपीई किट में ये जो दिख रहे हैं इनका नाम है डॉक्टर पार्थराज गोहिल। दूसरी पहचान है वो मेहसाना जिले के एसपी हैं। आजकल कोरोना काल में पुलिस यूनिफॉर्म में जिले की कानून व्यवस्था तो देखते ही हैं, साथ ही साथ पुलिस परिवार में जो कोरोना संक्रमित हुए हैं उनके इलाज में भी सहयोग दे रहे हैं। चूंकि वो आईपीएस बनने से पहले डॉक्टर थे, इसलिए उनका मेडिकल ज्ञान कोरोना काल में खूब काम आ रहा है। मरीजों को कौन सी दवाई दी जा रही है, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या हैं, ये सारी जानकारी आईपीएस पार्थराज गोहिल खुद लेते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में वलसाड के जिला एसपी डॉक्टर राजदीप झाला भी पुलिस परिवारों की मदद में आगे आए हैं। पुलिस कॉलोनी हो या कोविड आइसोलेशन सेंटर, डॉक्टर राजदीप झाला सारी दवाइयों के डोज को कैसे कब लेना है इसकी जानकारी देते हैं। कोविड अस्पतालों में रोज राउंड लेना अब रोजाना का रूटीन बन गया है। पुलिस परिवार में जब जिले का कप्तान खुद उनके सही इलाज की चिंता करे तो जाहिर है मरीज का मनोबल और बढ़ता है। बड़ोदरा के डीसीपी डॉक्टर करण वाघेला भी आईपीएस बनने से पहले डॉक्टर रहे। उनके जिम्मे आए एसआरपी परिवारों के मेडिकल हिस्ट्री समय समय पर ले रहे हैं। किस वक्त क्या करना है डॉक्टरों के तौर पर, यह जानकारी के लिए कोई भी पुलिसकर्मी फोन कर उनसे बात कर सकता है। दरअसल कोरोना काल में पुलिसकर्मी फ्रंट लाइन वर्कर हैं। ऐसे में कई पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए और कईयों ने जान गंवाई। कोरोना के इस कहर में ड्यूटी भी देखनी उनकी प्राथमिकता रही। ऐसे में उनकी देखभाल भी जरूरी थी। हालांकि डॉक्टर्स पर बोझ पहले से है। ऐसे में गुजरात के डीजीपी ने पुलिस फोर्स में रहे ऐसे 18 अधिकारियों को चुना जिनका बैकग्राउंड मेडिकल का रहा हो और उन्हें 2 से 3 जिलों के पुलिस परिवारों की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात पुलिस की ये पहल काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डॉक्टर की भूमिका गुजरात के कई पुलिस अफसर मेडिकल बैकग्राउंड वाले कर रहे हैं कोरोना काल में और मेडिकल ड्यूटी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। गुजरात के डीजीपी ने मेडिकल बैकग्राउंड वाले 18 अधिकारियों को चुना है जो कोरोना संक्रमित पुलिस वालों का इलाज करते हैं। पुलिस ड्यूटी के साथ साथ अस्पताल का भी काम करते हैं, डॉक्टर का भी काम करते हैं। एक सराहनीय पहल है। झारखंड के पलामू के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर है, उनमें ऑक्सीजन भी है लेकिन रेगुलेटर और फ्लो मीटर नहीं है। आपात स्थिति में यहां जुगाड़ की तकनीक के जरिए मरीजों की जिंदगी बचाने की कोशिशें चल रही हैं। देखकर आपको भी हैरानी होगी।
कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ना तो रेगुलेटर लगा है और ना ही फ्लो मीटर, जिससे कि सिलेंडर से निकलने वाले ऑक्सीजन को रेगुलेट किया जा सके। तो क्या इस मरीज के साथ कोई मजाक हो रहा है? क्या ऑक्सीजन देने के नाम पर उसके साथ कोई खेल किया जा रहा है? जवाब है नहीं। अभाव में एक खोज है, जीवन बचाने की तैयारी है। एक सिलेंडर है और एक रेगुलेटर है, 2 पेशेंट हैं, तो क्या करेंगे? या तो एक को देंगे, एक को न देंगे। इससे बेटर है कि कुछ जुगाड़ बैठा करके दोनों को दे दिया जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, उनमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन सिलेंडर में ऑक्सीजन को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर और फ्लो मीटर नहीं है। आपात स्थिति में यहाँ जुगाड़ की तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और मरीजों की जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक रेगुलेटर और फ्लो मीटर की व्यवस्था नहीं हो जाती या ये संकट खत्म नहीं हो जाता। मेदिनीनगर के MMCH में फ्लो मीटर की कमी को देखते हुए इस देसी जुगाड़ की मदद ली गई। यहाँ बड़े सिलेंडरों में 20 mm की सिरिंज को फ्लो मीटर की जगह जोड़ दिया गया है, उससे एक नली जोड़ दी गई है। इसी तरह ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर में 10 mm की सिरिंज का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी को सेलो टेप से अच्छी तरह सील कर दिया गया है। इस नली से मरीज के मास्क तक ऑक्सीजन जाता है। इन खतरों के बावजूद MMCH में इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बाजार में फ्लो मीटर मौजूद नहीं है और ऐसे में इमरजेंसी में इस जुगाड़ की तकनीक का कोई विकल्प नहीं है। पलामू से संजय भारती की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी